नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने विषयों का रिवीजन कर रहे होंगे। दोस्तों अभी हाल ही में एजुटेरिया के द्वारा जो नई मैगजीन रिलीज़ की गई है, जिसमें सितंबर 2022 से लेकर के सितंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है, हम इसका डिस्कशन आपसे कर रहे थे और इसमें भी हम बिहार विशेष के संदर्भ में जो घटनाक्रम है उसको देख रहे थे। दोस्तों जो आपकी जो परीक्षाएं हैं उसमें अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो भी सवाल पूछे जाते हैं, अधिकांशतः चाहे वो केंद्रीय बजट से हो, केंद्रीय आर्थिक समीक्षा से हो, या बिहार राज्य विशेष के बजट से हो, या राज्य के विशेष के जो आर्थिक सर्वेक्षण हो, उससे सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये काफ़ी हाई यील्ड टॉपिक्स में गिना जाता है। तो आइए दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं, इसको जल्दी से विश्लेषित करते हैं, क्योंकि इससे अगर कोई भी सवाल आए तो फिर आपसे वो ना छूटे, है ना। चलिए देखते हैं इसे। 27 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन जो है राज्य का 17वां आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया है। इस आर्थिक सर्वेक्षण को कुल 14 अध्यायों में बांटा गया है। उसमें से अध्याय 1 क्या है, अध्याय 1 का शीर्षक क्या है और उसके बारे में क्या डाटा है, उसके बारे में देख लेते हैं। अध्याय 1 जो है बिहार की अर्थव्यवस्था एक अवलोकन, यानी कि इसमें एक समरी दी हुई है। ठीक है, उसको देखना है। वित्तीय वर्ष 21-22 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है स्थिर मूल्यों पर कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो ये 10.98% बढ़ा है। यानी कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी स्थिर मूल्यों पर, ध्यान रखिएगा, स्थिर मूल्यों पर कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो ये बढ़ा है 10.98%। ठीक है, देश के सभी राज्यों के बीच बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर आंध्र प्रदेश और राजस्थान के बाद सबसे ऊंची थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, देश के सभी राज्यों के बीच जो है बिहार की अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर है आंध्र प्रदेश और राजस्थान के बाद जो है सबसे ऊंची थी। ठीक है, वर्ष 2021-22 में और वर्तमान मूल्यों पर 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर बिहार की जो है स्थिति क्या रही है, तो उसमें बिहार का जो जीएसडीपी रहा है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है इसमें, ठीक है, वर्तमान मूल्यों में कितना है, तो ये 675.45 हज़ार करोड़ रुपए। ठीक है, कितना, 675.45 हज़ार करोड़ रुपए। वर्तमान में जो बिहार की जीएसडीपी कितनी है, तो वो लगभग है 675.45 हज़ार करोड़। ठीक है, और 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर देखा जाए तो ये है 428.06 हज़ार करोड़। ठीक है, 10.98 ये स्थिर मूल्यों पर बिहार की जीएसडीपी है। ठीक है, बिहार का एनएसडीपी कितना है, निवल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, तो ये वर्तमान मूल्य पर 614.43 हज़ार करोड़ है और स्थिर मूल्यों पर 382.27 करोड़ है। ठीक है, आपको मेन ध्यान रखना है कि जीएसडीपी वर्तमान में कितना है और स्थिर मूल्यों पर कितना है, उसमें भी सबसे ज़्यादा आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है वर्तमान मूल्यों पर बिहार की जीएसडीपी कितनी है, तो 675.45 हज़ार करोड़। ठीक है, प्रति व्यक्ति जीएसडीपी कितनी है, तो 54,383। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रति व्यक्ति जो है वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी कितनी है, तो 54,383 है और जो आधार मूल्यों पर 2011-12 के अनुसार तो 34,000, ठीक है, 34,465 रुपया। और प्रति व्यक्ति एनएसडीपी कितनी है, तो एनएसडीपी है वर्तमान मूल्यों पर 49,470 रुपया। ठीक है, और आधार मूल्यों पर कितनी है, 30,779 रुपया। ठीक है, वर्ष 21-22 में बिहार का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय औसत का 33% हो गया है। ठीक है, बिहार का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद जो है राष्ट्रीय औसत का कितना हो गया है, तो 33.7% हो गया है। ये डाटा आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार मार्च 2022 में बिहार की अनुमानित जनसंख्या कितनी हो गई है, तो ये हो गई है 12.49 करोड़। आपको ध्यान रखना है, राज्य जनसंख्या आयोग के अनुसार मार्च 2022 में बिहार की अनुमानित जनसंख्या अब कितनी हो गई है, तो ये हो गई है 12.49 करोड़। ठीक है, वित्तीय वर्ष 21-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्र का जो हिस्सा है उस हिस्से को देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना है, यह है 21.2%। ठीक है, 21.2% और इसमें वृद्धि दर कितनी हुई है, 9.6% की। द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा कितना है, तो ये 18.1
1% का है और इसमें वृद्धि दर जो है वो 3.8% की है। तृतीय क्षेत्र का जो है योगदान कितना है, तो वो है 60.7%। ध्यान रखिएगा 60.7% का, और इसमें वृद्धि दर कितनी है, 13.3% की। ठीक है, आपको ध्यान रखना है वित्तीय वर्ष 21-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा है उसमें सबसे अधिक हिस्सा किस क्षेत्र का है, तो सबसे अधिक हिस्सा जो है तृतीय क्षेत्र का है। ध्यान रखिएगा 60.7% का, और सबसे अधिक वृद्धि दर किस में देखी गई है, तो वो तृतीय क्षेत्र में ही देखी गई है 13.3% की। ठीक है, आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि कौन से क्षेत्र का कितना योगदान है, क्योंकि इससे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र में 21.2% के योगदान है, द्वितीय क्षेत्र में 18.1 का, और तृतीय क्षेत्र में 60.7% का। आपके क्रम में क्या ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा तृतीय क्षेत्र का, फिर प्राथमिक क्षेत्र का, फिर द्वितीय क्षेत्र का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार में प्राथमिक और तृतीय क्षेत्र की वृद्धि दरें संपूर्ण भारत की अपेक्षा ऊंची रही हैं, जबकि द्वितीय क्षेत्र की दरें नीचे रही हैं। ठीक है, वर्ष 2020-21 में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाला जो जिला है वो कौन है, तो वो है पटना, 1.15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति। ये इंपॉर्टेंट डाटा है आपके लिए। वर्ष 2020-21 से में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाला जो जिला है वो कौन सा है, वो पटना है। वर्ष 2020-21 में सबसे कम प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाला जो जिला है वो शिवहर है। ये भी इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक है, सबसे कम जो जीएसडीपी है प्रति व्यक्ति के हिसाब से तो वो शिवहर है, 18,692 रुपये प्रति व्यक्ति। पटना जिले का प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सकल जिला घरेलू उत्पाद शिवहर के प्रति व्यक्ति जीएसडीपी की तुलना में कितना है, तो 7 गुना है। ये सवाल भी इम्पॉर्टेंट है, ये शायद किसी परीक्षा में पूछा गया था। ये पटना जिले का जो प्रति व्यक्ति जीएसडीपी जिला घरेलू उत्पाद है वो शिवहर के हिसाब से प्रति व्यक्ति जीएसडीपी की तुलना में लगभग 7 गुना अधिक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। दोस्तों एक ही चीज़ को कई बार रिपीट करके हमारा पढ़ाने का मकसद ये है, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है, तो आप चीज़ों को अब बार बार नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहीं पर जो भी आप देख रहे हैं यहीं पर चीज़ें आपको रिवाइज हो जाएं, याद हो जाएं, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, जो है भी तो अन्य विषयों को आपको देना है ना। प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय वाला जो जिला कौन सा है, तो वो है पटना, और द्वितीय स्थान किसका है, बेगूसराय। ध्यान रखिएगा, इनसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, इसको बहुत गौर से ध्यान रखिएगा आप। प्रति व्यक्ति जो सर्वाधिक आय वाला जो जिला कौन सा है, तो वो है पटना। ठीक है, और दूसरा स्थान किसका है, बेगूसराय। प्रति व्यक्ति सबसे कम आय वाला जो जिला है वो है शिवहर। ठीक है, और उसके बाद कौन सा है, अररिया। ठीक है, पेट्रोल का सर्वाधिक खपत किस जिले में होती है, तो पेट्रोल की सर्वाधिक खपत होती है पटना में। ठीक है, पेट्रोल की सर्वाधिक खपत कहाँ पर होती है, पटना में। उसके बाद मुजफ्फरपुर में। पेट्रोल की सबसे कम खपत कहाँ पर होती है, तो ये होती है बांका में, और उसके बाद लखीसराय में। ठीक है, डीजल का सर्वाधिक खपत कहाँ पर होती है, तो ये पटना में होती है, राजधानी है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर लोग ज़्यादा रहते होंगे, यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक होगी, तो लोग संसाधनों का अधिकतम उपयोग करेंगे, तो इसकी वजह से पेट्रोल डीजल ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर अधिक खपत होती है। आप इस सेंस के बेस पर आप उसे याद कर सकते हैं। और डीजल की सर्वाधिक जो खपत होती है दूसरे नंबर की, वो शेखपुरा में होती है। डीजल की सबसे कम खपत कहाँ पर होती है, शिवहर में। ठीक है, शिवहर में। और उसके बाद मधुबनी में होती है। रसोई गैस की सबसे अधिक खपत कहाँ पर होती है, पटना में होती है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग रहते होंगे, आपको पता है, ऑप्शंस लगा के याद करिएगा। उसके बाद बेगूसराय में। ठीक है, रसोई गैस की सबसे कम खपत कहाँ पर होती है, तो अररिया में होती है। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे, किशनगंज में। प्रति व्यक्ति सर्वाधिक लघु बचत कहाँ पे है, तो वो पटना में है। ठीक है, सर्वाधिक लघु बचत कहाँ पर है, पटना में। उसके बाद सारण में। प्रति व्यक्ति सबसे कम लघु बचत कहाँ पर है, तो वो है अररिया में, और उसके बाद किशनगंज में। ठीक है, चलिए अध्याय 2 को देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण के। इसका शीर्षक क्या है, राजकीय वित्तीय व्यवस्था। राजकीय वित्त व्यवस्था जो है इसका शीर्षक है, और इसमें क्या क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। राज्य सरकार का कुल व्यय 2021-22 में 1.93 लाख करोड़ रुपए रहा है। इसमें से 1.59 लाख करोड़ राजस्व व्यय तथा 3-4 लाख करोड़ रुपए जो है पूंजीगत व्यय रहा है। कुल सरकारी व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय 39.4 सर्वाधिक रहा है। आपको ध्यान रखना है, राज्य का जो सर्वाधिक व्यय होता है वो किन पर होता है, तो सामाजिक सेवाओं पर होता है। हमने आपको ग्राफ के माध्यम से बजट में ये चीज़ें दिखाई थी। ठीक है, उसका हिस्सा कितना है, तो वो है 39.4
4% का। ठीक है, इसके बाद क्रमशः सामान्य सेवाएं और आर्थिक सेवाएं होती हैं, इनको आपको क्रम में रखना है। रुपया सबसे ज़्यादा जाता कहाँ है, उस वाले ग्राफ में हमने इसको बजट में डिस्कस किया था। ठीक है, बिहार का राजकोषीय प्रदर्शन क्या है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार। ठीक है, देख लेते हैं इसको। राजस्व व्यय जो है कितना है, 1,59,220 करोड़। राजस्व व्यय कितना है, 1,59,220 करोड़ 2021-22 में। ठीक है, पूंजीगत व्यय कितना है, तो यह है 33,903 करोड़। ठीक है, कुल व्यय कितना है, 1,93,123 करोड़ रुपया, 1,93,123 करोड़ रुपया, जो कि जीएसडीपी का 28.6% है। कुल व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 16.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है इसमें। और राजस्व की प्राप्ति कितनी है, 1,58,797 करोड़ रुपए। पूंजीगत प्राप्ति कितनी हुई है, 40,473 करोड़ रुपए। राजस्व घाटा कितना है, तो राजस्व घाटा आपको ध्यान रखना है 422 करोड़। ये जीएसडीपी का 0.1% है, ध्यान रखना। राजकोषीय घाटा कितना है, 25,551 करोड़। ये आपको डाटा एग्जैक्ट ध्यान रखने हैं, ये वाले डाटा आपको एग्जैक्ट ध्यान रखने हैं। राजकोषीय घाटा कितना है, तो ये है 25,551 करोड़, जो कि जीएसडीपी का कितना है, वो है 3.8%। ये डाटा पूछा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्राथमिक घाटा कितना है, 11,729 करोड़, जो कि जीएसडीपी का कितना है, 1.7%। ठीक है, पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में बिहार सरकार का जो है राजस्व घाटा में 96.3% की कमी ला सकी है, जो कि 2020-21 के 11,325 करोड़ रुपए से घटकर 2020-21 में राजस्व घाटा महज 422 करोड़ रुपए रह गया है। वो डाटा हमने ऊपर देख लिया है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत है। राज्य सरकार पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर अपना फोकस जारी रखा है। राज्य सरकार ने जो वित्तीय वर्ष 2020-21-22 में 29.4 से बढ़कर 33,903 करोड़ रुपया हो गया है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार का कुल उधार कितना है, तो यह है 40,445 करोड़ रुपए। ठीक है, 40,445 करोड़ रुपए। और बकाया ऋण कितना है, 2.58 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, वर्ष 2021-22 में स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क से राजस्व संग्रह में पटना का स्थान प्रथम रहा है। आपको ध्यान रखना है क्या चीज़ है, ये बिंदु थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क से राजस्व संग्रह में जो है पटना का स्थान प्रथम रहा है। ठीक है, और उसके बाद मुजफ्फरपुर का रहा है, फिर मोतिहारी का स्थान क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा है। स्टाम्प और निबंधन शुल्क से सबसे कम राजस्व संग्रह वाले जिले कौन कौन से हैं, तो स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन से जो है शिवहर सबसे कम जो है यहाँ से संग्रह हुआ है राजस्व का, फिर उसके बाद अरवल से हुआ है, फिर उसके बाद शिवहर से शेखपुरा से हुआ है। ठीक है, शिवहर, अरवल और शेखपुरा ये सबसे कम राजस्व संग्रह वाले 3 जिले हैं स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क से, और पटना पहले नंबर पर है, ध्यान रखिएगा। अध्याय 3 देख लेते हैं, कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र जो है। वर्ष 2021-22 में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसवीए में 21.2% और 2020-21 में 21.3% हिस्सा था, जिसमें सर्वाधिक हिस्सा जो है 11.1 हिस्सा फसल क्षेत्र का है। आपको ध्यान रखना है कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन में कितना हिस्सा है, आपको वर्तमान में ध्यान रखना है 21.2%, लेकिन 2020-21 के हिसाब से 21.3% था। अब ये धीरे धीरे कृषि के एवं सहवर्ती क्षेत्र की जो भागीदारी है वो घटती नजर आ रही है, आपको ध्यान रखना है ये चीज़ें। वित्त वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर बिहार में कृषि क्षेत्र का जो है वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है, तो कृषि क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर रही है 9.6% और 20-21 के दौरान ये 8.4% रही है। यानी कि कृषि के क्षेत्र में जो वार्षिक वृद्धि दर है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी नजर आई है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार जो है कुल कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित कर रही, तो आपको 13 जिलों में ध्यान रखना है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य सरकार कुल कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित कर रही है। ठीक है, तो कितने जिलों में, तो यह है 13 जिलों में। और वो 13 जिले कौन कौन से उनको भी देख लेते हैं। उनमें है बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, कटिहार
और खगड़िया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जिले उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल एक बार नज़र दौड़ा लीजिए आप। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बागवानी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के कुल कितने जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन चलाया जा रहा है? तो आपको ये ध्यान रखना है, राज्य के कितने जिलों में समेकित बागवानी मिशन चलाया जा रहा है? तो ये 23 जिलों में। ठीक है, 23 जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन चलाया जा रहा है। और राज्य सरकार के द्वारा जैविक पट्टी कितने जिलों में विकसित की जा रही है? तो 13 जिलों में। ठीक है, ये दोनों डाटा आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। कुल कितने जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है? तो ये 15 जिलों में। ठीक है, समेकित बागवानी विकास मिशन कितने जिलों में? तो 23 जिलों में चलाई जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना क्रियान्वयन कितने जिलों में किया जा रहा है? तो 15 जिलों में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। बिहार में डिजिटल कृषक सेवाएं प्रदान करने के लिए बिहार कृषक विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है? तो बिहान जो है अभी हाल ही में बिहार के कृषि विभाग के द्वारा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? बिहार में डिजिटल कृषक सेवाओं को उपलब्ध करवाना है। ठीक है, कृषि विभाग के द्वारा 2 उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित किया गया है। इनमें से एक कहाँ पर है? चंडी में है, जो कि सब्जियों के लिए है, और दूसरा कहाँ पर है? देशारी में है, ये फलों के लिए है। ठीक है, वर्ष 2021-22 में राज्य में खाद्यान्नों, अनाज और दलहन का कुल उत्पादन कितना हुआ है? तो ये डाटा आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है आपके लिए। वर्ष 2021-22 में राज्य में खाद्यान्न के क्षेत्र में अनाज और दलहन को मिला करके कुल कितना उत्पादन हुआ है? तो 184.9 लाख टन, 184.9 लाख टन ये कुल उत्पादन हुआ है। और इसमें जो है 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में किन चीज़ों का उत्पादन कितना हुआ है, ये भी देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। मांस का उत्पादन जो है वो कितना हुआ है? 3.92 लाख टन हुआ है। मछली का उत्पादन कितना हुआ है? 7.62 लाख टन हुआ है। अंडे का उत्पादन कितना हुआ है? 306.66 करोड़। दूध का उत्पादन कितना हुआ है? 121.19 लाख टन हुआ है। ठीक है, बिहार में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग करके किन फसलों के संकर बीजों के जेनेटिक पहचान के लिए कार्यक्रम को शुरू किया गया है? तो मक्का और धान के। ध्यान रखिएगा, बिहार में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग करके किन फसलों के संकर बीजों की जो है जेनेटिक पहचान के लिए कार्यक्रम को शुरू किया गया है? तो एक फसल कौन है? वो मक्का है, और दूसरी फसल वो है धान। ठीक, वर्ष 2021-22 में तिलहनों के बीच अंडी की उत्पादकता सर्वाधिक हुई है। ठीक है, 2021-22 में तिलहनों के बीच जो है वो अंडी की जो उत्पादकता है वो सर्वाधिक हुई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2020-21 में किन 2 जिलों में निवल बुआई क्षेत्र 80% से अधिक रहा है? तो वो है भोजपुर में और बक्सर में। ठीक है, भोजपुर में कितना रहा है? 81.6%, और बक्सर में जो है 80.5। ये डाटा नहीं ध्यान रखना है कि कितने प्रतिशत, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि किन 2 जिलों में निवल बुआई का क्षेत्र 80% से अधिक रहा है। उनमें एक भोजपुर है और दूसरा बक्सर है। ठीक है, बिहार का जो है फसल सघनता कितना है? ये इंपॉर्टेंट डाटा है आपके लिए। बिहार की फसल सघनता कितना है? तो 1.44 है। ठीक है, बिहार की फसल सघनता कितनी है? तो 1.44 है। और उसमें भी सर्वाधिक फसल सघनता कहाँ पर है? तो वो शिवहर में। ठीक है, सर्वाधिक फसल सघनता कहाँ पर है? वो शिवहर में। और फसल की जो सघनता है वो सबसे कम कहाँ पर है? तो पूर्णिया में है। सर्वाधिक फसल सघनता शिवहर में है, सबसे कम फसल सघनता कहाँ पर है? तो वो पूर्णिया में है। बिहार में प्रयुक्त जोतों का जो औसत आकार कितना है? ये भी इंपॉर्टेंट डाटा है आपके लिए। ठीक है, 0.39 हेक्टेयर। बिहार में प्रयुक्त जोतों का औसत आकार कितना है? वो तो 0.39 हेक्टेयर है। बिहार के कुल प्रयुक्त क्षेत्रफल में लघु एवं सीमांत जोतों का लगभग 75% हिस्सा है। ठीक है, जबकि बड़ी जोतों का केवल 1% से भी कम हिस्सा है। आपको ये बात ध्यान रखना है, जब एग्रीकल्चर के संदर्भ में डाटा डाला जाता है तो कई बार इनसे सवाल पूछे गए हैं पिछले परीक्षाओं में, और पूछे जाने की आगे संभावना भी रहती है। ठीक है, तो बिहार के कुल जो प्रयुक्त क्षेत्र में लघु एवं सीमांत जोतों का हिस्सा कितना है? वो 75% का है। लेकिन जो बड़ी जोतें हैं उनमें कितना है? उनका हिस्सा जो है 1% से भी कम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको लग रहा होगा कि मनीष भैया आप सारी चीज़ों को बता रहे हैं, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ये डाटा इंपॉर्टेंट। दरअसल हमने उन सवालों को विश्लेषित किया है और उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं आपको बता पा रहा हूँ कि कौन कौन सा डाटा इंपॉर्टेंट है, और जहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं मैं आपको मना भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, वर्ष 2021-22 में बिहार में विभिन्न मदों में जो उत्पादन के आंकड़े हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है,
कुल फलों का जो उत्पादन कितना हुआ है 49.87 लाख टन हुआ है। और उसमें फलों में केले का उत्पादन कितना हुआ है, सबसे अधिक केले का उत्पादन हुआ है। ध्यान रखना है आपको, कुल जो फलों का उत्पादन हुआ है उसमें सबसे अधिक जो है केले का उत्पादन हुआ है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद आम का उत्पादन कितना हुआ है 15.5 लाख टन हुआ है। लीची का उत्पादन कितना हुआ है 3.08 लाख टन हुआ है। फूल का उत्पादन कितना हुआ है वो 11.14 हज़ार टन हुआ है। ठीक है, सब्जी का उत्पादन कितना हुआ है 178.45 लाख टन हुआ है। यानी कि कुल जो फलों का उत्पादन हुआ है उनमें सबसे अधिक केला का हुआ है, फिर आम का हुआ है, फिर लीची का हुआ है। इन तीनों का क्रम ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, और उसके बाद फूल, सब्जी, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है थोड़ा। वर्ष 2021-22 में लीची का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर हुआ है तो मुजफ्फरपुर में। ये डाटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लीची का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर हुआ है तो ये मुजफ्फरपुर में हुआ है। इसमें 1.4 लाख टन लीची का उत्पादन हुआ है, जो पूरे राज्य का 48% है। ध्यान रखिएगा, अकेले पूरे राज्य का 48% हिस्सा लीची का उत्पादन में मुजफ्फरपुर का है। बिहार देश के मशरूम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ये इंपॉर्टेंट भी डाटा है आपको। मतलब ये नहीं ध्यान रखना है कि 2021-22 में है कि 2022-23 में, ये सब नहीं ध्यान रखना है आपको। सिर्फ इतना ध्यान रखना है लीची का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है तो ये होता है मुजफ्फरपुर में। ठीक है, ये पूरे राज्य के जो लीची उत्पादित होती है उसमें 48% हिस्सा मुजफ्फरपुर का है। और बिहार जो है देश के मशरूम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। ये बात भी आपको ध्यान रखने का, क्योंकि पूरे 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार एक ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक मशरूम का उत्पादन करता है। उनका कुल उत्पादन 2021-22 में कितना रहा है तो 1.72 लाख किलोग्राम। बिहार में पशुओं की कुल संख्या कितनी है 3.65 करोड़ है, और जिसमें से 42.1% हिस्सा गोवंश से यानी गाय और बैल का है। ठीक है, गायों से दुग्ध के उत्पादन में समस्तीपुर अग्रणी है, ये ध्यान रखने का। ठीक है, ये वाला सवाल पूछा गया है। गायों से दुग्ध के उत्पादन में समस्तीपुर जो है अग्रणी है। भैंसों के द्वारा जो दूध का उत्पादन में मधुबनी अग्रणी है। गायों से दूध का उत्पादन में समस्तीपुर अग्रणी है, लेकिन भैंसों के दूध के उत्पादन में मधुबनी अग्रणी जिला है। ठीक है, वर्ष 2021-22 में रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक खपत किसकी हुई है तो हुई है यूरिया की। ठीक है, 2020-21 में रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक खपत किसकी हुई है तो ये हुई है यूरिया की। ठीक है, और वर्ष 2021-22 में यूरिया की खपत सर्वाधिक कहाँ पर हुई है तो ये हुई है पूर्णिया में। आपको ध्यान रखना है 21-22 में रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक किस खाद की जो प्रयोग किया गया है तो सर्वाधिक जो है यूरिया का प्रयोग किया गया है 64.6%। लेकिन सर्वाधिक यूरिया उपयोग कहाँ पर की गई है तो पूर्णिया में। आपको यूरिया और पूर्णिया थोड़ा सा कॉम्बिनेट करके ध्यान रखना है। ठीक है, सर्वाधिक यूरिया का उपयोग कहाँ पर किया गया है पूर्णिया में। ठीक है, चलिए उद्यम क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं क्या क्या डाटा दिया गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2 सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं तो वो हैं चीनी उद्योग और डेयरी उद्योग। ठीक है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2 सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग बिहार में कौन से हैं तो वो एक है चीनी उद्योग और दूसरा है डेयरी उद्योग। ठीक है, बिहार में 11 चीनी मिलें हैं। बिहार में कितनी हैं 11 चीनी मिलें हैं, और 2021-22 में इनमें 9 मिलें चालू थी। ठीक है, आपको कुल चीनी मिलें कितनी है बिहार में तो ध्यान रखना है वो 11 हैं, और इनमें से चालू कितनी है तो वो 9 हैं। ठीक है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार चीनी का उत्पादन कितना हुआ है तो 45.6 लाख क्विंटल। ठीक है, 45.6 लाख क्विंटल। बिहार में चीनी प्राप्ति की दर कितनी है 9.6% की। बिहार में चीनी प्राप्ति की दर कितनी है वो है 9.6% की। बिहार में इथेनॉल उत्पादन की क्षमता 21-22 में 470,000 लीटर प्रतिदिन थी, और जिसमें जो है सबसे ज़्यादा इथेनॉल उत्पादन हरिनगर चीनी मिल से हुआ है। आपको ध्यान रखना है इथेनॉल उत्पादन की जो प्रतिदिन की जो क्षमता कितनी थी 21-22 में बिहार की तो 470,000 लीटर की, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा इथेनॉल का उत्पादन कहाँ की चीनी मिल से होता था तो वो हरिनगर चीनी मिल से। ठीक है, 2021-22 में बिहार के 8 चीनी मिलों ने संयुक्त रूप से 88.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया है, और सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन में हरिनगर। ठीक है, सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन में हरिनगर चीनी मिल से हुआ है। वर्ष 2018-19 में से 19-20 के बीच बिहार में कारखानों की संख्या सिर्फ 0.3% बढ़ी है, लेकिन कार्यशील पूंजी जो है 51% बढ़ गई है।
मतलब कारखानों की संख्या सिर्फ 0.3% बढ़ी है, लेकिन कार्यशील पूंजी की जो पूंजी है वो 51% बढ़ गई है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए डाटा। वर्ष 2021-22 में 45 सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना की गई है। वृहद इकाइयों की संख्या 2021-22 में 3 से बढ़कर 11 हो गई है। ठीक है, 2020-21 में बिहार का सकल राज्य मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो 19.4% है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सकल राज्य मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो वो 19.4% का है। राज्य में कपड़ा और चमड़े की वस्तुओं के उत्पादन की क्षमता बढ़ाने तथा मजबूत मूल्य श्रृंखला के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 भी सूत्रबद्ध किया है। ठीक है, वो कौन सी नीति? बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति। इसके तहत क्या है? वस्त्र और चमड़ा नीति 2022 को भी सूत्रबद्ध किया गया है, यानी कि उसको भी फोकस किया जा रहा है। नई पीढ़ी के उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने बिहार स्टार्टअप नीति 2022 को भी सूत्रबद्ध किया है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 के अनुसार राज्य सरकार को गत 6 वर्षों में कुल 60.86 हजार करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं, और उनमें से अभी जो है बिहार में 398 इकाइयाँ काम कर रही हैं। आपको एक बात ध्यान रखना है, पिछले या उसके 67वीं में ऐसा एक सवाल पूछा गया था कि अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा जो निवेश के लिए कौन सी नीति चालू की गई थी, उसका पूरा नाम पूछा गया था। तो उसका पूरा नाम क्या था? बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022। ठीक है, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 इसका ये पूरा नाम था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। बिहार में मलबरी, तसर, अंडी तीनों प्रकार के रेशमों का उत्पादन किया जाता है। बिहार में जो है मलबरी, तसर और अंडी जो है तीनों प्रकार के रेशमों का उत्पादन किया जाता है। मलबरी रेशम का उत्पादन जो है सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार में किया जाता है। आपको यहीं से वो सारे डाटा जो अभी लेटेस्ट डाटा हैं कि कृषि के संदर्भ में कौन कौन सी चीज़ें जो सबसे अधिक कहाँ उत्पादित की जाती हैं और दूसरे नंबर पर कहाँ उत्पादित की जाती है, जो क्रम आपको ध्यान रखना है वो अधिकतर डाटा आपको आर्थिक सर्वेक्षण से उठाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मलबरी रेशम के उत्पादन में सबसे अधिक कौन से प्रसिद्ध जिले हैं? वो हैं सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार। ठीक है, तसर रेशम के मामले में बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर, जमुई। अंडी के उत्पादन में मुजफ्फरपुर और बेगूसराय। आपको इनमें से सवाल इस तरह से पूछा जाएगा कि तसर उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा प्रसिद्ध नहीं है, या कौन से ऐसे जिले हैं जिनमें तसर रेशम का जो है उत्पादन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति ना क्रिएट हो, इसलिए आप यहाँ पर चीज़ें देख लें एक बार। ठीक है, अंडी का उत्पादन जो है, अंडी रेशम का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है? मुजफ्फरपुर में और बेगूसराय में। 2021-22 में मलबरी कच्चे रेशम का उत्पादन 1.9 टन, तसर रेशम कच्चे रेशम का उत्पादन 41.4 टन, अंडी कच्चे रेशम का उत्पादन 13.2 टन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। वर्ष 2020 में बिहार में आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या देशी प्लस विदेशी कितनी है? तो 59.5 लाख है। ठीक है, अगर देशी और विदेशी पर्यटकों को मिला लिया जाए तो बिहार में 59.5 लाख पर्यटक आए थे 2020 में। ठीक है, 2021 में इनकी संख्या घटकर मात्र 25.01 लाख रह गई थी। ठीक है, अध्याय 5 देख लेते हैं। श्रम एवं रोजगार तथा कौशल के बारे में क्या बातें बताई गई हैं? भारत के प्रमुख राज्यों में बिहार के श्रमिक जनसंख्या अनुपात WPR जो है पुरुष एवं महिला दोनों के लिए स्थिति क्या है? सबसे कम है। आपको ये बात ध्यान रखना है कि बिहार राज्य जो ऐसा है पूरे भारत में प्रमुख राज्यों में बिहार की जो श्रमिक जनसंख्या अनुपात है, श्रमिक जनसंख्या का जो अनुपात है पुरुष एवं महिला में दोनों में सबसे कम है। ठीक है, ग्रामीण बिहार में पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना है? 68.8% है। शहरी बिहार में पुरुष श्रमिक जनसंख्या का अनुपात कितना है? 64.6% का है। वहीं संपूर्ण बिहार का जो श्रमिक जनसंख्या अनुपात है वो 40.1% है। ये डाटा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। संपूर्ण बिहार का जो है श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना है संपूर्ण बिहार का? वो है 40.1% का। ठीक है, बिहार आर्थिक सर्वे के अनुसार वर्ष 2020-21 में निर्भरता अनुपात बिहार में सर्वाधिक थी जो 58.3%। राष्ट्रीय औसत कितनी है? राष्ट्रीय औसत में निर्भरता अनुपात कितना है? तो वो 44.3% है। लेकिन बिहार की जो 2020-21 में निर्भरता का जो अनुपात है वो पूरे देश में सबसे अधिक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
बिहार राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पर निर्भरता अनुपात सबसे अधिक है। सिर्फ आपको इस स्टेटमेंट को नॉर्मली ध्यान रखना है, ठीक है। और राष्ट्रीय औसत कितना है निर्भरता अनुपात का, तो वो है 44.3% का, ठीक है। सबसे कम निर्भरता अनुपात कहाँ पर है, तो वो तेलंगाना में है 34.8% का। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे कम निर्भरता अनुपात कहाँ पर है, तो है 34.8% का तेलंगाना में, ठीक है। बिहार में ग्रामीण विकास की अपेक्षा शहरी बिहार में बेरोजगारी अनुपात अधिक है। आपको ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट आपको थोड़ा उल्टा नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसको आपको ध्यान रखना है। बिहार के जो ग्रामीण बिहार से अपेक्षाकृत जो है शहरी बिहार में बेरोजगारी का जो अनुपात है ना अधिक है। मतलब शहरों में जो लोग रहने वाले हैं उनके अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के पास रोजगार अधिक है, ठीक है। भले उनकी आय कम हो या जो भी हो लेकिन वो रोजगार में लिप्त ज़्यादा हैं शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा। 2020-21 में पूरे बिहार में श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी है, तो 42.2% की है, जिसमें से पुरुष का जो श्रम शक्ति सहभागिता दर है वो 72.2% है। महिला की श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी है, 10.9% की है। भारत के सभी राज्यों में बिहार का श्रम शक्ति सहभागिता दर महिला एवं पुरुष दोनों में सबसे कम है, ठीक है। ये वाला ध्यान रखना है आपको। पूरे जब देश से तुलना किया जाता है तो बिहार की, तो उसमें श्रम शक्ति सहभागिता दर चाहे पुरुषों की हो चाहे महिलाओं की हो, दोनों की सबसे कम है, ठीक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में किन जिलों में पासपोर्ट की मांग काफ़ी अधिक है, तो सीवान। ध्यान रखिएगा, बिहार में जो है सीवान जिला है वहाँ पर पासपोर्ट की मांग सबसे अधिक है, और सबसे कम कहाँ पर है, वो शेखपुरा में है, ठीक है। वर्ष 2021-22 में बिहार में 309,000 पासपोर्ट जारी किए गए थे। भौतिक संरचना के बारे में क्या बातें की गई उसको देखते हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान देश में परिवहन, भंडारण और संचार के क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में दर्ज की गई है, तो बिहार में, ठीक है। बिहार में कितने की, 20.4% की। आपको एक बार ध्यान रखना है कि देश में जो है परिवहन, भंडारण और संचार के क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है, तो वो बिहार में हुई है। ध्यान रखिएगा। वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर परिवहन, भंडार और संचार के क्षेत्र में बिहार का सकल राज्य मूल्यवर्धन जो है वो कितना प्रतिशत रहा है, बढ़ा है, तो वो है 10.6% का, ठीक है। वर्ष 2021-22 में बिहार के वायु परिवहन में 54.4% की वृद्धि दर्ज की गई है, तथा पथ परिवहन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, वो 31.8% की, ठीक है। वर्ष 2020 में प्रति लाख आबादी पर बिहार में 6.5 दुर्घटनाएं हुई हैं, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर 26.3 दुर्घटनाएं हुई हैं, ठीक है। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सड़क दुर्घटना के मामले में बिहार का स्थान देश में 15वां है, ठीक है। सड़क दुर्घटना के मामले में बिहार का स्थान जो है 15वां है। प्रथम स्थान में पर है कौन सा है, तो वो है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो है सड़क दुर्घटनाएं सबसे अधिक होती हैं पूरे देश में, आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन बिहार के संदर्भ में इसका स्थान जो है 15वां है, ठीक है। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर 3167 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार का स्थान भारत में तीसरा है। आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल 3167 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार का स्थान जो है भारत में तीसरा है। पहला स्थान किसका है, तो वो केरल का है। दूसरा स्थान जो है पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। मार्च 2022 के अंत तक बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथों यानी कि नेशनल हाईवे का जो घनत्व है 63.1 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है, जो कि पंजाब और हरियाणा के बाद देश में सर्वाधिक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय जो नेशनल हाईवेज का जो घनत्व है वो 63.1 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पंजाब और हरियाणा के बाद जो है बिहार का स्थान आता है, यानी कि बिहार तीसरे नंबर पर आता है, ठीक है। राष्ट्रीय उच्च पथों यानी कि नेशनल हाईवेज में सबसे कम घनत्व कहाँ का है, तो वो छत्तीसगढ़ का है। सबसे कम जो है नेशनल हाईवेज का घनत्व कहाँ पर है, तो वो छत्तीसगढ़ का है। बिहार में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई कितनी है 2022 में कितनी थी, तो 5977। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, फिर ये ध्यान रखिएगा। बिहार में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई कितनी है, तो ये है 5977 किलोमीटर, ठीक है। वर्ष 2021-22 में बिहार में 519 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने हैं। वहीं इसी समय इस काल में जो है सर्वाधिक नेशनल हाईवे का निर्माण कहाँ पर किया गया है,
तो ये किया गया है महाराष्ट्र में। 21-22 में बिहार में कितने किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनाया गया है? तो 519 किलोमीटर का। और सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे कहाँ पर बनाए गए हैं तो उसी समय में? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, नेशनल हाईवे की सर्वाधिक लंबाई बिहार में के किस जिले में है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा गया सवाल है। नेशनल हाईवे की लंबाई बिहार में किस जिले में है? तो वो पटना में है, 506 किलोमीटर की। नेशनल हाईवे की सबसे कम लंबाई बिहार के किस जिले में है? तो वो शिवहर में है, तो 22 किलोमीटर की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सितंबर 2022 तक बिहार में राज्य उच्च पथों की कुल लंबाई कितनी है? 3638 किलोमीटर थी, जिसका बिहार के सभी सड़कों में लगभग 2.1% का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसकी वजह से आप थोड़ा आवाज़ में उतार चढ़ाव नज़र आ रहा होगा, इसलिए आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, क्योंकि आप हमारे स्वास्थ्य से भी ज़्यादा आपकी परीक्षा महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि आपके पूरे साल की मेहनत होती है, तो उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव ना पड़े। स्वास्थ्य तो 1-2 दिन में सही हो जाएगा, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। राज्य उच्च पथों को सर्वाधिक क्षेत्र पथ घनत्व कहाँ पर है? तो ये है केरल में। राज्य मतलब स्टेट हाईवे जो हैं वो उनका जो घनत्व सबसे अधिक कहाँ पर है पूरे देश में? तो है केरल में। बिहार इसमें 8वें स्थान पर आता है, ध्यान रखिएगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम BSRTC की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पिछले बिहार स्पेशल में सवाल पूछे गए थे। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1959 में की गई थी, ध्यान रखिएगा इसे। बिहार में मार्च 2021 तक रेल मार्ग की लंबाई कितनी हो गई है? तो 3803 किलोमीटर। ठीक है, बिहार में मार्च 2021 तक रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी हो गई है? तो वो 3803 किलोमीटर। पूरे देश के रेल नेटवर्क में बिहार का हिस्सा कितना है? तो 5.6। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डाटा है। पूरे देश में जो रेल नेटवर्क है उसमें बिहार का हिस्सा कितना है? तो वो 5.6% का है। सारण जिले के छपरा शहर में देश का सबसे लंबा डबल डेक फ्लाई ओवर का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पर? सारण जिले के छपरा में। सारण जिले के छपरा शहर में देश का सबसे लंबा डबल डेक फ्लाई ओवर का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, बिहार के पटना में बन रहे जयप्रकाश गंगा पथ दीघा से दीदारगंज, कहाँ से? दीघा से दीदारगंज की कुल लंबाई कितनी है? 20.5 किलोमीटर। क्योंकि ये जो है बिहार के पटना में जो जयप्रकाश गंगा पथ है इसकी लंबाई कितनी है? 20.5 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। 6 लेन गंगा पुल सबलपुर बिदपुर परियोजना जो है 19.76 किलोमीटर लंबी है, का निर्माण किसके सहयोग से किया जा रहा है? तो एशियन विकास बैंक के सहयोग से किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, समय थोड़ा कम होने के कारण चीज़ें थोड़ा स्पीड में कवर की जा रही हैं, क्योंकि आप समय रहते सारी चीज़ों को कवर कर पाएँ, है ना। तो यदि आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही तो आप वीडियो को धीरे स्लो मोशन में करके आप देख सकते हैं। ठीक है, मार्च 2021 के अंत तक बिहार में कुल 9302 डाकघर हैं, जिनमें से 95.14 ग्रामीण डाकघर हैं। ठीक है, मार्च 2021 तक बिहार में कुल कितने डाकघर हैं थे? तो 9302 हैं, उन जिनमें से 95.14 जो है ग्रामीण डाकघर हैं। वर्ष 2020-21 में वाहनों के निबंधन के मामले में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद बिहार का स्थान आता है। ठीक है, वाहनों के निबंधन के मामले में जो है सबसे पहला उत्तर प्रदेश का स्थान आता है, फिर महाराष्ट्र का आता है, उसके बाद बिहार का स्थान आता है। ठीक है, अब ई गवर्नेंस के संदर्भ में सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए थे, क्या उपलब्धियां रहीं, उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ई शासन को बढ़ावा देने के लिए बिहार को CSI निहिलेंट अवार्ड CSE SIG ई गवर्नेंस अवार्ड और प्रत्यक्ष लाभांतरण में सर्वाधिक लेन देन के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड जैसे अनेक पुरस्कार मिले हैं। अभी हाल ही में बिहार सरकार को ई गवर्नेंस के संदर्भ में जो प्रयास किए जा रहे थे उसके लिए कई सारे अवार्ड दिए गए हैं। उनमें से एक था CSI निहिलेंट अवार्ड है, उनमें से एक है CSE SIG ई गवर्नेंस अवार्ड है, और प्रत्यक्ष लाभांतरण के लिए सर्वाधिक लेन देन के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति ने बिहार राज्य को महामारी के दौरान उचित नवाचार के लिए डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 से भी नवाजा है। ठीक है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा बिहार राज्य को महामारी के दौरान उचित नवाचार करने के लिए डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 से भी नवाजा गया है। ई सरकार विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 105वां था, ध्यान रखिएगा। ई सरकार विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान जो है 105वां था, और बिहार में 98.7 ग्राम पंचायत भारत नेट के तहत आच्छादित हैं। बिहार की जो 98.7 ग्राम पंचायतें हैं
प्रतिशत और वो हैं भारत नेट से आच्छादित हैं। बिहार में दूरभाषा घनत्व तो कितना है, टेली डेंसिटी यानी कि कितनी है, तो 50.6 की है। इंटरनेट जो घनत्व कितना है वो 31 का है, ध्यान रखिएगा। बिहार और दिल्ली में टेली डेंसिटी सबसे अधिक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आपात अनुक्रिया सहयोग प्रणाली द्वारा एकल आपात नंबर 112 जो है उपलब्ध करवाया गया है। आपात की स्थिति के लिए कौन सा नंबर उपलब्ध करवाया गया है, तो 112 नंबर। मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन पायलट आधार पर मुजफ्फरपुर में किया गया है, ठीक है। कहाँ से, मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना का जो क्रियान्वयन है वो पायलट आधार पर कहाँ पर, मुजफ्फरपुर से प्रारंभ किया गया है और सफल क्रियान्वयन के बाद उसे शेष 37 जिलों में क्रियान्वित किया जाएगा, ठीक है। आधार का नामांकन बिहार में 86% पहुँच गया है, जहाँ पर संपूर्ण भारत में औसत नामांकन कितना है, 93% का है। बिहार के हर पुलिस थाने में भू समाधान ऐप का उपयोग भूमि विवाद से जुड़े मामलों को ट्रैक करने के लिए किया जा रहा है। बिहार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बिहार वन पोर्टल को विकसित किया गया है। बिहार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बिहार वन पोर्टल को विकसित किया गया है, ठीक है। बिहार गृह विभाग द्वारा गृह दर्शन नामक पोर्टल को भी तैयार किया गया है। किसके द्वारा, बिहार गृह विभाग के द्वारा बिहार गृह दर्शन नामक पोर्टल 2022 को भी तैयार किया गया है। अश्विन मोबाइल ऐप बिहार में आशा कार्यकर्ताओं के लिए बनाया गया है। अश्विन मोबाइल ऐप का संबंध किससे है, तो बिहार में जो आशा कार्यकर्ताएं हैं उनसे संबंधित है ये, ठीक है, उनसे जुड़ी सुविधाओं से संबंधित है। बिहार जल संसाधन विभाग द्वारा 2022 में दृष्टि नामक ऐप की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा, बिहार जल संसाधन विभाग के द्वारा 2022 में दृष्टि नामक ऐप की शुरुआत की गई है। बिहार वन मित्र मोबाइल ऐप के जरिए 2022 में 1.75 करोड़ पौधारोपण कर जल जीवन हरियाली अभियान के सहयोग किया जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार वन मित्र मोबाइल ऐप के जरिए 2022 में 1.75 करोड़ पौधारोपण कर जल जीवन हरियाली जो अभियान है उसका सहयोग किया जा रहा है। आईटी टावर, बिहटा में आईटी पार्क और राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के निकट आईटी सिटी 1 और 2 का निर्माण किया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा आप थोड़ा सा। ऊर्जा क्षेत्र में क्या उपलब्धियां रही हैं, क्या प्रयास रहे हैं, उसको देख लेते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत वर्ष 2021-22 में कितनी हो गई है, तो 329 किलोवाट आवर हो गई है, ठीक है। बिहार में जो है प्रति व्यक्ति खपत जो है बिजली की वो कितनी हो गई है अब, तो 329 किलोवाट आवर हो गई है, ठीक है। वित्त वर्ष 2021-22 में राज्य में बिजली की कुल खपत बढ़कर 3.2 हज़ार करोड़ यूनिट हो गई है, ठीक है, या उसमें से अगर ये बोले तो 3275.7 करोड़ यूनिट। आपको सिर्फ ये वाला डाटा ध्यान रखना है कि बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी हो गई है, तो वो हो गई 329 किलोवाट आवर, ठीक। वर्ष 2021-22 में बिजली की सबसे ज़्यादा खपत करने वाले 3 जिले कौन से हैं, उनमें सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, तो पटना में होती है, फिर गया में होती है, फिर मुजफ्फरपुर में। आपको ध्यान रखना है सबसे अधिक बिजली कहाँ पर खपत होती है, तो पटना में खपत होती है, फिर गया में, फिर मुजफ्फरपुर में। वर्ष 2021-22 में बिजली की सबसे कम खपत कहाँ पर होती है, तो वो होती है शिवहर में, ठीक है, शिवहर में, फिर अरवल में, फिर शेखपुरा में। ये तीनों आपको ध्यान रखना है। थोड़ा डाटा मिस्टेक किया गया इसलिए थोड़ा सा पढ़ने में प्रॉब्लम हुई है। वर्ष 2022-23 से 21-22 के बीच जो ऊर्जा की खपत में सर्वोच्च वृद्धि किस ज़िले में देखी गई है, तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि सर्वोच्च ऊर्जा की जो वृद्धि है किस ज़िले में देखी गई है खपत में, तो वो है लखीसराय में, ठीक है। लखीसराय में सर्वाधिक ऊर्जा की खपत में वृद्धि देखी गई है। 21-22 में बिहार में बिजली की चरम मांग एवं आपूर्ति के बारे में देख लेते हैं। अनुमानित चरम मांग कितनी है, 6475 मेगावाट की, और चरम की पूर्ति कितनी है, 6627, ठीक है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। बिहार राज्य में बिजली की उत्पादन क्षमता 2021-22 में कितनी मेगावाट हो गई है, तो बिहार की जो बिजली उत्पादन की क्षमता कितनी है, 7785 मेगावाट, ठीक है। इसमें 21.2% की वृद्धि हुई है। आपको ये ध्यान रखना है 7785 मेगावाट की जो है बिहार में बिजली उत्पादन की क्षमता है, ठीक है। 2021 में कितनी थी, ये 6422 मेगावाट थी, उससे अब बढ़ गई है। बिहार में वर्ष 2022-23 में बिहार में जो बिजली का सबसे बड़ा उपभोक्ता है वो कौन है, तो घरेलू उपभोक्ता, यानी कि जो बिहार में सबसे अधिक जो बिजली की उत्पादन होता है उसमें उसका सबसे अधिक उपयोग कौन करता है, तो घरेलू उपभोक्ताओं के द्वारा ही उसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, ठीक है।
मार्च 2022 तक बिहार में बिजली की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो ताप विद्युत यानी कि कोयला आधारित की कितनी है? 5363 मेगावाट की। जल विद्युत पर कितनी है? तो 808 मेगावाट की। नवीकरणीय ऊर्जा की कितनी है? तो यह 1614 मेगावाट की। लेकिन आपको ध्यान रखना है बिहार की जो कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है वो 7785 मेगावाट की, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मार्च 2021 से मार्च 2022 के बीच कोयला आधारित ताप विद्युत की वृद्धि दर कितनी है? 9.1% की। नवीकरणीय स्रोतों से वृद्धि दर कितनी है? 130.6% रही है, ठीक है। नवीकरणीय स्रोतों से वृद्धि दर कितनी रही है? 130.6% की रही है। बिहार में अभी कितने लघु जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं? तो ये ध्यान रखना है आपको, बिहार में अभी 13 लघु विद्युत जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं। 13 लघु जल विद्युत परियोजनाओं की कुल जो स्थापित क्षमता है वो कितनी है? 54.3 मेगावाट की। बिहार में सौर संयंत्र की स्थापना के लिए नोडल अभिकरण कौन है? तो बिहार नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण जो है ब्रेडा, ध्यान रखिएगा, ब्रेडा जो है बिहार में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए नोडल अभिकरण है, ठीक है। वर्ष 2024-25 तक बिहार में बिजली की कुल उत्पादन उपलब्ध क्षमता कितनी है मेगावाट होने का अनुमान है? तो 13,626, ठीक है। वर्ष 2024-25 तक बिहार में बिजली की कुल उपलब्ध क्षमता कितना होने का अनुमान लगाया गया है? तो 13,626 मेगावाट। ग्रामीण विकास के संदर्भ में चीज़ों को देख लेते हैं। वर्ष 2022-23 में बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का अवलोकन किया जाए तो उसमें से जिला परिषदें कितनी हैं? तो वो हैं 38, ठीक है। पंचायत समितियां कितनी हैं? तो 533 हैं। ग्राम पंचायतें कितनी हैं? 8058 है, यानी कि 8058 जो हैं ग्राम पंचायतें हैं। जीविका के नाम से मशहूर बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में निबंधित संस्था है। यह संस्था जो है बिहार के ग्रामीण विकास में मुख्य भूमिका निभाती है। बिहार के ग्रामीण विकास में मुख्य भूमिका कौन निभाती है संस्था? तो जीविका के नाम से जो मशहूर है बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति, बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2007 में बने इस परियोजना के 15 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2007 में इसको बनाया गया था, ठीक है। सितंबर 2022 तक जीविका के तहत 10.35 लाख स्वयं सहायता समूह गठित किए गए हैं। जीविका ने जीविका वीमन इनिशिएटिव फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नामक सौर ऊर्जा कंपनी का प्रवर्तन किया है, ठीक है। जीविका ने जीविका वीमन इनिशिएटिव फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नामक सौर ऊर्जा कंपनी का प्रवर्तन किया है, जिसे आमतौर पर जे वायर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जे वायर्स के नाम से जाना जाता है। हरित जीविका हरित बिहार अभियान के तहत जीविका पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करके समुदाय के सदस्यों को जागृत करती है। काफ़ी देर तक अगर स्क्रीन पर पढ़ा जाए तो उसकी वजह से थोड़ा सा कंसंट्रेशन इधर होता है, आंखें दर्द करने लगती है, इसकी वजह से थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो रही है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। वर्ष 2021-22 में बिहार में मनरेगा जॉब कार्ड धारक परिवारों की संख्या जो है कितनी लाख हो गई है? 189 लाख हो गई है, जिसमें 20.6% जो है अनुसूचित जाति के लोग हैं। 2021-22 में मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों की संख्या कितनी हो गई है? तो 48 लाख हो गई है। मनरेगा के तहत जो है कुल सृजित रोजगार में महिलाओं का हिस्सा कितना है? मनरेगा के तहत जो भी रोजगार सृजित हुए हैं उनमें महिलाओं का हिस्सा कितना है? वो 53.4% का है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सरकार ने जल जीवन हरियाली मिशन की औपचारिक शुरुआत कब की थी? तो 26 अक्टूबर 2019 को की थी। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो है जल जीवन हरियाली मिशन की औपचारिक शुरुआत कब की गई थी? तो 26 अक्टूबर 2019 को किया गया था। कहाँ से? पश्चिमी चंपारण के चंपापुर गाँव से, ठीक है, पश्चिमी चंपारण के चंपापुर गाँव से। इसकी घोषणा 2 अक्टूबर 2019 को ज्ञान भवन पटना में की गई थी। लेकिन इसका जो है इसकी घोषणा कब की गई थी? तो घोषणा की गई थी 2 अक्टूबर 2019 को ज्ञान भवन पटना में की गई थी। लेकिन इसकी शुरुआत जो है पश्चिमी चंपारण के चंपापुर गांव से 26 अक्टूबर 2019 को की गई है। 7 निश्चय 2 के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का आरंभ 2022-23 से राज्य के हर पंचायत के लिए किया गया है। इस योजना के तहत हर वार्ड में 10 सोलर स्ट्रीट लगाई जाएंगी। ये चीज़ें हमने आपको बजट में भी डिस्कस कर लिया है और जो बिहार का करंट अफेयर्स है उन सब चीज़ों में भी हमने इसको डिस्कस किया है, ठीक है।
चलिए अध्याय नंबर 10 देख लेते हैं। नगर विकास के बारे में क्या बातें बताई गई हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार सरकारी केंद्र को पुनर्परिभाषित किया गया है, जिसके तहत बिहार में अब शहरीकरण की जो दर है 16.2 हो गई है। ये डाटा आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली परीक्षा में ये चीज़ पूछा गया है। बिहार में जो शहरीकरण की दर कितनी है, तो 15.3 के आसपास था शायद डाटा उसका, और इस समय जो बिहार का अपडेट डाटा है वो शहरीकरण की दर हो गई है 16.2%। ये आप नहीं भूलेंगे बिल्कुल भी। और जबकि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का जो स्तर था वो था 11.3। जनगणना अगर 2011 के अनुसार पूछा जाए तो बिहार में शहरीकरण का दर जो है 11.3 था, लेकिन वर्तमान में 16.2% हो गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल शहरी आबादी जो है 1.18 करोड़ थी। वहीं 2022 में बिहार की अनुमानित शहरी आबादी जो है 2.02 करोड़ यानी 16.2% है, क्योंकि राज्य सरकार ने कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों में बदलने का निर्णय लिया है, जिसके तहत 9 नए नगर परिषद और 111 नए नगर पंचायत स्थापित किए गए हैं। पटना जिले में शहरी आबादी सर्वाधिक है। ये आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। पटना जिले में कहाँ पर? पटना जिले में शहरी आबादी सर्वाधिक है। कितनी? 44.3% की आबादी जो है वो शहरी आबादी है पटना में। उसके बाद कहाँ किसका स्थान आता है? फिर मुंगेर का आता है, फिर नालंदा का आता है। सबसे अधिक जो है शहरी आबादी कहाँ पर है? पटना में है, फिर मुंगेर में है, फिर नालंदा में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के तहत प्रत्येक परिवार को पाइप के जरिए प्रतिदिन 70 लीटर पानी की जो है आपूर्ति कराने का लक्ष्य रखा गया है। कौन सी योजना के तहत? मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के तहत प्रत्येक परिवार को पाइप के जरिए पानी उपलब्ध करवाने के लिए लक्ष्य रखा गया है। कितने लीटर? वो 70 लीटर। ठीक है। राज्य सरकार बिहार के कितने शहरों में बहुउद्देशीय सम्राट अशोक भवनों का निर्माण करने का निर्णय लिया है? तो बिहार के सभी 142 शहरों में जो है सम्राट अशोक भवनों का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है राज्य सरकार के द्वारा। बैंकिंग के क्षेत्र में क्या विकास हुआ है उसको देख लेते हैं। बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र जो है, बिहार आर्थिक सर्वे के अनुसार 2021-22 में बिहार का जो ऋण जमा है अनुपात कितना प्रतिशत हो गया है? तो 44.2%। बिहार का जो ऋण जमा अनुपात कितना हो गया है? तो 44.2% हो गया है। सितंबर 2022 में बिहार में निजी बैंक क्षेत्र का ऋण जमा अनुपात 87.2% था, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से काफ़ी अधिक है। ठीक है। बिहार के 3 जिले ऐसे कौन से हैं जहां ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से, यानी कि राष्ट्रीय औसत कितना है? 72.1 से अधिक रहा है। तो ऋण जमा का जो अनुपात है पूर्णिया में, अररिया में और किशनगंज में सबसे अधिक रहा है। राष्ट्रीय औसत से ऊपर रहा है किनका? पूर्णिया का, अररिया का और किशनगंज का। ठीक है। बिहार के किस जिले का जो है ऋण जमा अनुपात सबसे कम रहा है? तो आपको ध्यान रखना है बिहार के मुंगेर जिले का ऋण जमा अनुपात सबसे कम रहा है, और सबसे अधिक किसका रहा है? पूर्णिया, अररिया और किशनगंज का। 100% से अधिक ऋण जमा अनुपात वाले राज्य कौन कौन से हैं? वो हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये ध्यान रखना है। 100% से अधिक जो है ऋण जमा अनुपात किन राज्यों का है? तो वो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। 2022 में बिहार के सभी बैंकों के जो समग्र एनपीए घटकर कितना प्रतिशत हो गया है? तो 11.3%। बिहार के सभी ये जो बैंकों का समग्र एनपीए है वो घटकर कितना हो गया है? तो वो हो गया 11.3%। ठीक है। 31 मार्च 2022 तक बिहार में 7713 बैंक शाखाएं मौजूद थी। 31 मार्च 2022 तक बिहार में कुल कितनी? 7713 बैंक शाखाएं मौजूद थी। अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की कुल शाखाओं में ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों का हिस्सा पूरे देश में लगभग कितना है? तो वह है 60%, लेकिन यह जो है बिहार में 75% है। अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की कुल शाखाओं की में जो है ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों का जो हिस्सा कितना है? पूरे देश में 60% है, लेकिन यह बिहार में कितना है? ये 75% है बिहार में। ध्यान रखिएगा इसे। चलिए मानव विकास के संदर्भ में क्या प्रयास किए गए उसको देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। हमारी कोशिश ये है कि हम एक ही वीडियो में पूरा आर्थिक समीक्षा को कवर कर ले, जिससे कि आपको कई पार्ट्स में इधर उधर भटकना ना पड़े, है ना। बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 2016 से 20 में कितने वर्ष की हो गई है? तो 69.5 वर्ष की हो गई। पुरुषों की 69.7 है और महिलाओं की 69.2 है।
वर्तमान में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता भारत के 70 वर्ष से सिर्फ 0.5 वर्ष कम है। ठीक है, यानी कि अगर व्यक्ति की औसत जीवन दक्षता देखी जाए तो वो अब भारत में कितनी है, 70 वर्ष है, लेकिन बिहार में कितनी है, 69.5 है और 0.5 वर्ष कम है अभी इससे। प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली SRS के नए आंकड़े के अनुसार मात्र मृत्यु दर 2018 से 20 में 118 प्रति लाख जीवित प्रसव रह गई है। भारत में यह 97 है। ठीक है, भारत में मात्र मृत्यु दर कितनी है, तो यह 97 है प्रति लाख जीवित प्रसव पर, और बिहार में कितनी है, तो ये 118 प्रति लाख जीवित प्रसव पर। ठीक है, यानी कि 118 महिलाओं की मौत हो जाती है। यदि 1 लाख महिलाओं में इसकी गणना की जाए कि वो प्रसव करवाती हैं तो उनमें 118 जो महिलाएं हैं उनकी मौत हो जाती है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उनमें शिशु मृत्यु दर कितना है, तो वो 27 है। ध्यान रखिएगा, 1000 जीवित प्रसव में 27 की मृत्यु हो जाती है। यदि 1000 जीवित बच्चे जो हैं जन्म लेते हैं तो उनमें 27 बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बाल मृत्यु दर कितना है, तो 6.9 है बिहार में। ठीक है, नवजात मृत्यु दर कितना है, तो 21 है। 5 वर्ष से पूर्व जो मृत्यु दर है वो कितनी है, वो 30 है। अशोधित जन्म दर कितनी है, तो 25.5 है। बिहार के जो उपरोक्त आंकड़े हैं वो 2020 के लिए हैं। ठीक है, वर्ष 2021-22 में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों का नामांकन 4.1% वार्षिक दर से बढ़कर कितना हो गया है, तो 214 लाख हो गया है। ठीक है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर नामांकन का जो है 4.1% वार्षिक दर से बढ़कर कितना हो गया है, 214 लाख हो गया है। प्राथमिक स्तर पर नामांकन 142 लाख है और उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन 72 लाख हो गया है। बिहार कोविड टीकाकरण अभियान के लिए अभियान गीत क्या है, कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगाएगा बिहार। ठीक है, बिहार में जो है कोविड टीकाकरण अभियान के लिए एक गीत लाया गया था, उस गीत का नाम क्या है, कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगाएगा बिहार। ठीक है, चलिए बाल विकास के संदर्भ में क्या चीज़ें की गई उसको देखते हैं। बिहार में बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू हुई, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिहार में है जो बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया कब से शुरू हुई है, तो 2013-14 से। 0 से 18 वर्ष की उम्र वाले 4.98 करोड़ बच्चों को जो बिहार में हैं, और जिनमें से 2.35 करोड़ लड़कियां हैं, उनके लिए ये बजट बनाए जाते हैं। ठीक है, समेकित बाल विकास सेवा जो है ICDS बिहार के कितने जिलों में चल रही है, तो सभी 38 जिलों में। समेकित बाल विकास सेवा जो है बिहार के सभी 38 जिलों में चल रही है, आपको ध्यान रखना है। इसके तहत दी जाने वाली सेवा में सुधार और कार्यक्रम के तत्काल अनुश्रवण के लिए सभी 38 जिलों में पोषण ट्रैक्टर का उपयोग किया जा रहा है। इसके तहत जो है समेकित बाल विकास सेवा के तहत जो है सुधार और कार्यक्रम के तत्काल अनुश्रवण के लिए सभी 38 जिलों में पोषण ट्रैक्टर का उपयोग किया जा रहा है। पोषण ट्रैक्टर मोबाइल आधारित ऐप है। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के मूल्यांकन के लिए 3 मुख्य सूचक कौन कौन से हैं, ठिगनापन, स्टंटिंग, उम्र के अनुसार जो है कम लंबाई का होना, दुबलापन, वेस्टिंग, ऊंचाई के अनुसार वजन का कम होना, हल्कापन, अंडरवेट, उम्र के अनुसार कम वजन। ठीक है, सर्वाधिक ठिगनापन वाले जो बच्चे हैं वो कहाँ पर हैं, सीतामढ़ी में। सर्वाधिक ठिगनापन वाले जो बच्चे कहाँ पर पाए जाते हैं, वो सीतामढ़ी में पाए जाते हैं, और सबसे कम कहाँ पर, गोपालगंज में। ठीक है, सर्वाधिक दुबले बच्चे कहाँ पर पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं अरवल में। सबसे कम कहाँ पर, तो ये पश्चिमी चंपारण में। सर्वाधिक हल्केपन वाले बच्चे कहाँ पर पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं अरवल में, और सबसे कम हल्कापन बच्चे कहाँ पर पाए जाते हैं, तो वो गोपालगंज में। ठीक है, ये बच्चे कुपोषण की श्रेणी से जूझ रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए उनमें ये चीज़ें नज़र आती हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को कुल कितनी राशि 3 किस्तों में दी जाएगी, तो 5000। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को कुल कितनी राशि, तो 5000 रुपये की जो राशि है वो 3 किस्तों में दी जाएगी। इसके अलावा सरकारी या निबंधित निजी संस्थानों में प्रसव होने पर लाभार्थी को 1000 रुपये और प्राप्त होती है, यानी कि कुल 6000 रुपये हो जाती है। 5000 जो है केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत
दिया जाता है गर्भवती महिलाओं को 3 किस्तों में। और इसके अलावा यदि वो प्रसव जो है संस्थाओं में करवाती हैं, सरकारी संस्थाओं में या निजी संस्थाएं जो भी होती हैं उनमें प्रसव होता है उनका, तो 1000 रुपये उनको और दिया जाता है। इस प्रकार कुल 6000 रुपये राशि मिलती है उन्हें। आइए देखते हैं पर्यावरण के संदर्भ में और जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में क्या प्रयास किए गए हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021 में बिहार में औसतन वर्षा कितनी हुई है, तो 1414 मिलीमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप इसे, ये इंपॉर्टेंट डाटा है। बिहार में औसत जो है वर्षा कितनी हुई है, तो 1414 मिलीमीटर। वर्षा के दीर्घकालीन औसत कितना है, 1012 mm है। ठीक है, इसमें लगभग 31% की वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021 में बिहार का औसत न्यूनतम तापमान कितना है, तो औसत न्यूनतम तापमान जो है था वो 30 डिग्री सेल्सियस था। औसत उच्चतम तापमान कितना था, तो औसत उच्चतम तापमान जो था वो 42.5 डिग्री सेल्सियस रहा है। वर्ष 2021-22 में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत मिशन 5.0 करोड़, वृक्षारोपण अभियान के तहत कुल 389 लाख पौधे लगाए गए हैं। ठीक है, कितने, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत मिशन 5 करोड़ का जो वृक्षारोपण अभियान था उसके तहत कुल 389 लाख पौधे लगाए गए हैं। वर्ष 2021-22 में बिहार के 32 जिले बाढ़ के कारण प्रभावित हैं। 2021-22 के अनुसार जो है बिहार के 32 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ के कारण प्रभावित हैं। जलवायु परिवर्तन प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पर की गई है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जलवायु परिवर्तन प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो पटना के चिड़ियाघर में की गई है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार राज्य में 3 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार राज्य में कितने, 3 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ठीक है, 13 जिलों वाला उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, 8 जिलों वाला उत्तरी पूर्वी क्षेत्र और 17 जिलों वाला दक्षिणी क्षेत्र। आपको ये ध्यान रखना है, जब बिहार स्पेशल से सवाल पूछा गया था तो आपने विगत वर्षों के प्रश्नों को देखा होगा, तो इससे सवाल बना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक वर्षा बिहार के किस जिले में हुई है, तो पश्चिमी चंपारण में 2248 mm की हुई है, मिलीमीटर की हुई है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा बिहार के किस जिले में हुई है 21-22 में, तो पश्चिमी चंपारण में हुई। उसके बाद कहाँ पर हुई है, तो किशनगंज में हुई। वर्ष 2020 में सबसे कम वर्षा कहाँ पर हुई है, तो अरवल में हुई है। ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक कहाँ पर हुई है, तो पश्चिमी चंपारण में हुई है। दूसरे नंबर पर किशनगंज में हुई है। और सबसे कम कहाँ पर हुई है, तो हुई ही अरवल में। ठीक है, बिहार राज्य नम भूमि बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, ये इंपॉर्टेंट है। बिहार राज्य नम भूमि बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो ये 2020 में की गई थी। ठीक है, बेगूसराय जिले में कांवर ताल जो नम भूमि है 38वें रामसर साइट के रूप में इसको घोषित किया गया है। कहाँ पर है ये कांवर ताल जो नम भूमि है, आर्द्र भूमि है, ये बेगूसराय जिले में। ठीक है, इसको 38वें रामसर साइट्स के रूप में घोषित किया गया है। बिहार के राजगीर जू सफारी में 191.12 हेक्टेयर ज़मीन में फैला है, जहाँ पर 5 जंगली पशु प्रजातियाँ हैं, शाकाहारी, भालू, तेंदुआ, बाघ और सिंह को रखा गया है। ठीक है, ये 5 जो है प्रजातियाँ उसमें बिहार के राजगीर के जू सफारी में निवास करती हैं। महावीर जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो जमुई में। ये ध्यान रखना है आपको, महावीर जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो जमुई में किया गया है। वर्ष 2021-22 तक बिहार में कुल 13 वन्यजीव अभ्यारण्य थे। इसमें सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। ध्यान रखिएगा, वर्ष 2021-22 तक बिहार में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य थे, तो 13 वन्यजीव अभ्यारण्य थे। और इनमें सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा था, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, बिहार के एकमात्र बाघ अभ्यारण्य वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 900 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, ये बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है। कौन सा, वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य। इसका क्षेत्रफल कितना है, लगभग 900 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर कृषिगत उत्पादन में जो बिहार का स्थान कौन कौन सा है, इससे भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, मशरूम, लीची और मखाना में जो है बिहार का प्रथम स्थान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मखाना में, लीची में और मशरूम के उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है। ठीक है, कद्दू, लौकी और भिंडी में भी प्रथम स्थान है। जूट एवं मेस्ता में दूसरा स्थान है। ध्यान रखिएगा, जूट एवं मेस्ता में दूसरा स्थान है। मक्का में जो है तीसरा स्थान है। सब्जी, फूल गोभी और आलू में जो है तीसरा स्थान है।
सूरजमुखी के निर्माण में कौन सा स्थान है, मतलब उत्पादन में, तो ये तीसरा स्थान है। ठीक है। आम के उत्पादन में चौथा स्थान है बिहार का। शहद के उत्पादन में चौथा स्थान है। आम और शहद के उत्पादन में बिहार का चौथा स्थान है। ठीक है। मत्स्य के उत्पादन में भी चौथा स्थान है। आम, शहद और मत्स्य के उत्पादन में चौथा स्थान है। धान और गेहूं के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, ध्यान रखिएगा, ये छठा स्थान है। फलों के उत्पादन में भी छठा स्थान है। केला के उत्पादन में जो है 7वां स्थान है। लेकिन आपको यहाँ पर एक डाटा और ध्यान रखना है, बिहार में जो फलों का उत्पादन हुआ है उसमें सबसे अधिक किस फल का उत्पादन हुआ है, तो केला का उत्पादन हुआ है। ठीक है, केला का उत्पादन सबसे अधिक हुआ है फलों में। और धान, गेहूँ और फलों के उत्पादन में बिहार का जो है छठा स्थान है। दोस्तों यहाँ पर हमने जो है आर्थिक सर्वेक्षण को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। समय कम रहने के कारण ही चीज़ों को थोड़ा स्पीड में कवर किया गया है, लेकिन समझाने की पूरी कोशिश की गई है ना। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और हम जल्दी से ही बिहार के समस्त करंट अफेयर्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए। दोस्तों चलते चलते आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा प्रयास पसंद है, हमारी मेहनत पसंद है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना अपना छोटा सा सपोर्ट दिखाने के लिए, क्योंकि आपके इस छोटे से सपोर्ट से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है आप सभी के लिए क्लास लेके आने में। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।